हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट IIT JEE नीट इज कंटिन्यू द प्रोसेस। और हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन चल रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेशंस में हम जितने भी बेसिक से एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल अप्रोच कवर कर चुके हैं। और आज इस चैप्टर को, इस यूनिट को एक नया अंजाम देने के लिए और एक नया अंत पे लाने के लिए हमने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन लिया है। लास्ट 32 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द IIT JEE एंड नीट और डिस्कस करेंगे। एंड यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आल्सो आफ्टर दिस लास्ट 32 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अदरवाइज मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो सबसे आपको प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ। कॉपी पेन लेकर बैठिए मेरे भाई। बहुत ही डेफिनेटली क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और आप जो जो पॉइंट मैं क्वेश्चन को करने के लिए साथ में ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स को आप नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाने शुरू करते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन ऑफ 32 ईयर्स ऑफ IIT JEE नीट। एंड यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री विद NDS सर, ठीक है। इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स को कवर किया था बहुत अच्छे से। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बारी है। और ये हमारा क्रैश कोर्स सेशन का प्लेटिनम जुबली है, यानी कि 75 नंबर लेक्चर है। 75वां लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्रैश कोर्स हमारे सेशन का, जो हमने 12 अप्रैल से सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे। कभी किसी टॉपिक से जाएगा, कभी कोलराज लॉ से आ गया, कभी नॉन क्वेश्चन से आ गया, कभी फैराडे लॉ के ऊपर आ गया, कभी आपका फैराडे सेकंड लॉ से आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में मॉडिफाई करके, जैसे कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ गया। तो 4 या 5 टॉपिक्स हैं जहां से मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखिए ऑन योर स्क्रीन नाउ। दे रखा है कि कैप M फॉर द M/32 सॉल्यूशन ऑफ द वीक एसिड इज 8 साइनमैन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 400। आपसे कह रहा है एसिड का Ka निकालना है। Ka फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको देखो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखो पहले। कैप M दे रखा है आपको, वो दे रखा है 8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बड़ा इजी है, जल्दी जल्दी करेंगे। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है कैप M 0, वो दे रखी है आपको 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बिल्कुल ठीक है। मोलरिटी आपको गिवन है, मोलरिटी गिवन आपको M/32, M/32। अब देखो मोलरिटी इतनी, कंसंट्रेशन इतनी कम है, इसका मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। तो पहले देखो क्या इससे पूछ रहा है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो दोस्तों, K का फार्मूला होता है C∝² C∝²1 ये एसिड के लिए करेंगे तो Ka लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। अब खुद ही देख लो ना, कॉन्सेंट्रेशन M/32 है। अब कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम है, इसका मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आ जाएगी। तो 1 - अल्फा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगभग अल्फा 1 - अल्फा। और ये वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए अल्फा तो वैसे ही बहुत कम होता है, तो अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपका Ka की वैल्यू हो जाएगी हमारा C∝²। कितना जाएगा, C∝²। लेकिन आपको Ka निकालने के लिए अल्फा चाहिए। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मेरे भाई कोलराज लॉ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दी थी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है ना, वो होता है आपका कैप M/कैप M 0। ये होता है कैप M/कैप M 0। तो कैप M कितना हो गया 8 और कैप M 0 कितना है 400। ये आपको गिवन है। तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलते ही इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, C∝²। C की वैल्यू देखो M/32 यानी 1/32 मल्टीप्लाई बाई अल्फा की वैल्यू 8/400। तो 8/400 इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, देखो कितनी आएगी 1/32। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 डिवाइडेड बाई 400 का कितना होएगा, देखो इतना कर देता हूँ 16
भाई 400 है ना, तो 4 का तो हो गया 16 और 2 जीरो हो रहा है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। समझ गए? अरे 400 को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 4 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। तो 4 का तो हो गया 16 और 10 की पावर 2 का क्या होगा 10 की पावर 6। तो ये कितने पे गया 32 चला गया 64 पे 2 और 2 चला गया 8 पे, ठीक है। तो 1/8 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। यस, हाँ ये वाला देखिए आपका। तो आंसर कितना है आपका 1/8 इंटू 10 की पावर -4। तो 1/8 करेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा 1.25 0.125 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको क्या करेंगे 1.25 कर लेते हैं। तो 1.25 करेंगे तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। 1.25 इंटू 10 की पावर -5। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी 1.25 इंटू 10 टू पावर -5। तो ये आंसर निकल करके सामने आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में करना क्या था, अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था। वीक एसिड था तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा C∝²। अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो अल्फा किससे निकाल लिया। अल्फा का फार्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, एक तो ये फार्मूला याद रखेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए के एसिड के लिए जाएगा C∝²। तो ये दोनों फार्मूले भी आपको पता चल गए और आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन नाउ। पढ़िए, मैं तब तक बोर्ड को रब करता हूँ। बनाइए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टाइम इन हॉवर्स। टाइम निकालना है हॉवर्स में फॉर कलेक्टिंग 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड यूजिंग 10 एम्पियर करंट, ठीक है, यूजिंग 10 एम्पियर करंट। यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिया रखा है ना मैग्नीशियम 2 और ये गलत लिख रखा है। यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है, ध्यान रखना। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24, जो सबको पता होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। बनाइए क्वेश्चन को, अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन का करने की, ठीक है। और जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर अब तक नहीं देखे हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय NDS सर। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टिल नाउ विच आई हैव कवर्ड, जो मैंने अब तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले वो लेक्चर देख के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन पे आओगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही मेहनत से अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए सीधा बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। देखो टाइम निकालना है, 24 ग्राम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है, 10 एम्पियर करंट है। देखो कभी भी वेट गिवन हो ना तो फैराडे फर्स्ट लॉ लगा दो। फैराडे फर्स्ट लॉ का डायरेक्ट फार्मूला बताया था मैंने वेट निकालने का, वो क्या था AIT/NF। AIT/NF, इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है। फैराडे फर्स्ट लॉ में कितना वेट इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे डिपॉजिट होगा, वेट निकालने का फार्मूला है AIT/NF। A का मतलब एलिमेंट का एटॉमिक वेट, I का मतलब करंट, T का मतलब टाइम, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और F का मतलब फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। लगाकर देख लीजिए। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो मेरे भाई टाइम का फार्मूला हो गया, NF को यहाँ ले गया मैं, तो WNF डिवाइडेड बाई AI, ठीक है। T निकालना था ना, निकाल देंगे। W की वैल्यू पुट करो जल्दी, सारे वैल्यू डाटा रख दो। W दे रखा है 24 ग्राम, देखो लिख रखा है, बिल्कुल ठीक है। N की वैल्यू कितनी आएगी, N की वैल्यू देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम होता है +2 चार्ज, तो मैग्नीशियम +2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2। तो तब जाकर मैग्नीशियम सॉलिड डिपॉजिट होगा। तो N की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 हो गई। N आपका 2 हो गया, फैराडे हो गया 96,500 कूलम डिवाइडेड बाई A, एटॉमिक वेट सबको पता है 24 ही होता है। I करंट दे रखा है, करंट दे रखा है 10 एम्पियर, करंट कितना दे रखा है 10 एम्पियर। 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 96,550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 19,300। 19,300 ये क्या आ गया, आपके सेकेंड्स आएंगी। ये 19,300 क्या आएंगे मेरे भाई, सेकंड आएंगे। आपको हॉवर में पूछा है तो 19,300 सेकंड को हॉवर बनाना है तो 60 × 60,
इतने से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 1 सेकंड जो होता है वो 1/36 आवर्स के बराबर होता है, यही है ना। तो इसको पुट कर दीजिए, तो 10 से 10, 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये कितना बचा 36, ऊपर कितना है 196, ठीक है, कितने बजाएगा 36 5 180, 5 16 बच गया, 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 5.36 ओवर्स आपका सिंपल क्लियर कट आंसर है, ठीक है। अगर ये पूरा 180 होता, 36 5 180, तब तो आंसर 5 ओवर आता, लेकिन ये 180 से थोड़ा ज़्यादा है, 196 है, तो इसका आंसर आएगा 5.36 ओवर्स। कितना आंसर आएगा 5.36 ओवर्स। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, बस कैलकुलेशन थी। W का फार्मूला ये होता है, T निकालना था, पुट करते, पहले आंसर आता सेकंड में, सेकंड को मिनट ओवर बनाना है, 3600 से डिवाइड कर दिया, 3600 डिवाइड कर दिया, आपका आंसर निकल करके सामने आ गया। चलिए सेकंड की अगला क्वेश्चन लेते हैं ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन रैंडम आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन किसका था, पहला क्वेश्चन था आपका कोलराज लॉ से, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया वो फैराडे फर्स्ट लॉ से था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये नॉन स्टिक क्वेश्चन से लेता हूं मैं, ताकि सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो। ये जेईई मेंस की प्रॉब्लम है, देखो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी है ये, और जेईई मेंस में पूछी हुई है। क्वेश्चन देखो क्या है, देखो स्क्रीन पर, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। भाई मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, वो इस इक्वेशन से अकॉर्डिंग वेरी करता है। ये क्वेश्चन दे रखी है आपको, कह रहा है ग्राफ बनाना है ई Mg2 पॉजिटिव से Mg वर्सेज log Mg2 पॉजिटिव। अरे बड़ा इजी ग्राफ है यार ये तो। देख तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ पूछ रहा है। देखो आपको दे रखा है E इज इक्वल टू ना, E मैग्नीशियम +2 टू मैग्नीशियम, इट इज इक्वल टू E0 मैग्नीशियम +2 टू मैग्नीशियम माइनस 0.059/2 log 1 मैग्नीशियम +2 कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पहले तो देखो ग्राफ इन्होंने किसके बीच में प्लॉट किया है वो देखो। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है E मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम वर्सेज log मैग्नीशियम +2। बड़ा आसान है, इजी हो गया है। तो मैग्नीशियम +2 के विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो इक्वेशन जो आपको गिवन है ऊपर वाली, उसमें मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम +2 है। कितना है 1 मैग्नीशियम +2, और अपने को किस में चाहिए log मैग्नीशियम +2। बड़ा इजी कर दूंगा क्वेश्चन को। अरे भाई अगर मैग्नीशियम +2 ऊपर ले जाना है तो ले जाओ, मैग्नीशियम +2 ऊपर भी तो चला जाएगा, लेकिन चेंज क्या आएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बिल्कुल हलवा हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। ग्राफ को देखो, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सेट करो, तब आएगा क्वेश्चन, पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम +2 था ना, नीचे था ये मैग्नीशियम +2, ऊपर ले गया, मैग्नीशियम +2 जैसे ऊपर ले गया, ये माइनस की जगह क्या हो गया प्लस हो गया। अब ग्राफ प्लॉट कर दो। अरे भाई y इज इक्वल टू ये आपका c हो गया प्लस mx, y इज इक्वल टू c प्लस mx, पुट कर दो। तो आपका y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे ये रहा E Mg2 पॉजिटिव से Mg, ठीक है। आपका M x एक्सिस पे कौन है, x एक्सिस पे हो गया log Mg2 पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। ग्राफ की देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट ये रहा, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ये आपका इंटरसेप्ट आया, इंटरसेप्ट आपका ये आ गया E0 मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम, दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज C, और ग्राफ की जो स्लोप आएगी, स्लोप आपकी ये रही 0.059/2, ये ग्राफ की स्लोप आएगी। तो देखो कौन सा ग्राफ आपका मैच कर रहा है, ग्राफ आपका मैच कर रहा है ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी में E मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम है, log Mg2 पॉजिटिव है, ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है। देखो ग्राफ की स्लोप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑप्शन ए में देखो इंटरसेप्ट 0 है, लेकिन इंटरसेप्ट 0 तो नहीं है, इंटरसेप्ट कितना है E0 Mg2 पॉजिटिव से Mg है, तो ये ग्राफ का इंटरसेप्ट भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ की स्लोप नेगेटिव दी हुई है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ की स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। और सी ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली जा रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था, जेईई मेंस ने पूछा हुआ है ये। चलो आगे लेते हैं, बड़े अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, जल्दी करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जल्दी क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं भाई, मैंने पिछले लेक्चर बना दिए हैं,
तब होंगे बच्चों के जल्दी क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं भाई, देख के आओ, बड़े मजे आएंगे। अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस की है पहले भी। देखो अगला क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है एग्जामिनर ने 10 की पावर 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है 2Fe3 पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है 2I नेगेटिव से एक्वा सॉल्यूशन में, और इट गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, ठीक है। पहले कोई बताएगा मेरे को यहाँ पर n फैक्टर कितना है? यहाँ पर n फैक्टर 2 है। देखो आयोडीन, एक आयोडीन पे चार्ज -1, तो दो आयोडीन पे -2, तो आयोडीन -2 से 0 में जा रहा है। और एक आयरन पे चार्ज +3, तो दो आयरन पे कितना हो गया? देख लो, +6। एक आयरन पे +2, दो आयरन पे कितना हो गया? +4। तो +4 से +6 कितने का चेंज है? 2 का। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये ध्यान रखना। कुछ चीज़ें यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, सर आयरन पे चार्ज +3, आयरन पे चार्ज यहाँ पे +2, +3 +2, n इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, और जेईई मेंस की प्रॉब्लम है कि E0 I2 से I नेगेटिव, E0 I2 से I नेगेटिव में जा रहा है, वो तो वैल्यू दे रखी है 0.54 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। और एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया? एग्जामिनर ने पूछ लिया कि E0 Fe+3 से Fe की वैल्यू निकालनी है। E0 Fe+3 से, हाँ ये देखो थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, मिस्टेक है, ठीक कर लेना इसको। Fe+2 पूछा इन्होंने, Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू पूछी है। Fe+3 से Fe+2 कर लेना, ठीक है। इट इज़ ए रिटन मिस्टेक, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब देखो अपने को ये गिवन है, ये निकालना है। अरे ये गिवन है, ये निकालना है। पहले आप चेक करो आयोडीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन का रिडक्शन हो रहा है। आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इसका क्या हो रहा है? आयोडीन का ऑक्सीडेशन। तो आपको E0 ऑफ एनोड तो दे रखा है, ये आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है? E0 ऑफ कैथोड निकालना है, E0 ऑफ कैथोड। ये लेकिन E0 ऑफ एनोड दे रखा है, E0 ऑफ कैथोड कैसे निकालोगे? ये तो तब निकालोगे ना जब आपको E0 ऑफ सेल पता हो, लेकिन E0 ऑफ सेल तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकलेगी। आगे फंडामेंटल समझ में। देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, शॉर्ट ट्रिक लिख लो। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E0 ऑफ सेल, एन E0 ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लॉग के निकालना हो, एन E0 ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059, यहाँ से के निकल जाए। आपको के गिवन है, आपको के गिवन है, यहाँ से E0 ऑफ सेल निकाल लो, ठीक है। देखो लॉग के की वैल्यू 10 की पावर 8, इट इज इक्वल टू n की वैल्यू 2, E0 ऑफ सेल आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है। log 10 की पावर 8 क्या होता है? 8 ही होता है। 8 log से आगे आ जाएगा, तो ये तो हो गया आपका 8। इसको यहाँ मल्टीप्लाई ले आता हूँ, 2 नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? E0 ऑफ सेल निकल करके आएगा 8 इंटू 0.059 अपॉन 2, ठीक है। 2 से 4 पे चला गया ये 4, 0.059 को 4 से मल्टीप्लाई करो एक बार, तो E0 ऑफ सेल आ गया आपका। तो आपका E0 ऑफ सेल, इसका फार्मूला पुट करो, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। देखो C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। कैथोड का निकालना है आपको E0 ऑफ कैथोड, E0 ऑफ एनोड दे रखा है, E0 ऑफ सेल आपका निकल चुका, तो रखो आंसर। तो इट इम्प्लाइज E0 ऑफ सेल कितना है आपका? ये रहा 4 इंटू 0.059, इट इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड निकालना है। E0 ऑफ एनोड को इधर ले आऊँ मैं प्लस में, समझ गए भाई। E0 ऑफ कैथोड तो आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और E0 ऑफ एनोड आपको गिवन है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे इसको, तो ये वैल्यू में इधर ले आया प्लस में, E0 ऑफ एनोड इधर ले आया मैं, तो इधर क्या बचेगा? E0 ऑफ कैथोड ही तो बचेगा। और E0 ऑफ कैथोड आपका कौन है? आयरन +3 से आयरन +2। समझ में आ गया? क्योंकि आपका जो फार्मूला निकल कर आएगा E0 ऑफ सेल का, वो आएगा E0 ऑफ आयरन +3 से आयरन +2 माइनस E0 ऑफ I2 से I नेगेटिव, यही आएगा।
ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको गिवन है। तो ये माइनस का साइन इधर ले आया, प्लस का हो गया। ई नॉट ऑफ सेल आपने कितना निकाला 4 इंटू 0.04959, ठीक है, ये माइनस का टर्म इधर आके प्लस का हो जाएगा। प्लस कितना है 0.54 ऐड करो, 0.059 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखो लगभग कितना आएगा, ये 0.74 आ जाएगा, क्योंकि 0.05 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा 0.74। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, प्लस का आएगा 0.77। देखो माइनस का तो हो नहीं सकता, कितना आएगा प्लस का 0.77 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने 0.059 एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए आंसर तो वही आता। तो आंसर कितना आएगा आपका 0.77 या 0.74 आपका, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। फॉर्मूले कौन सा याद करना है, देखो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जेईई मेंस ने कैसे ट्रैप किया था कि यहाँ पर ई नोट ऑफ कैथोड की एनोड की वैल्यू दे दी, ई नोट ऑफ कैथोड की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ये वैल्यू तब निकलेगी जब आपको ई नोट ऑफ सेल पता हो। ई नोट ऑफ सेल आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन है, उससे निकलेगा, ठीक है। और एन की वैल्यू आपको याद रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ई नोट ऑफ सेल निकाला, ई नोट ऑफ सेल का फार्मूला ये होता है, ई नोट ऑफ एनोड को इधर ले आया, ई नोट ऑफ कैथोड आपका निकल गया। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब मैंने 4 प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, कोलराज लॉ की, फैराडे लॉ की, नन्स इक्वेशन की, और ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से है, नन्स इक्वेशन से आया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल, ठीक है। और मैंने 2 स्पेशल लेक्चर बना रखे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन के ऊपर, आपको प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, डेफिनेटली देखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ई नोट वैल्यू, आपको कुछ ई नोट वैल्यू गिवन है, कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। ये क्वेश्चन दिखने में हार्ड लगते हैं, लेकिन मेरे भाई आप मान के चलो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का भी नहीं है, 10 सेकंड का भी ये क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन में बताऊंगा तो, ठीक है, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, FeCN4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव, इससे FeCN6 3 नेगेटिव पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है -0.35 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा है आयरन +2 से आयरन +3, एक इलेक्ट्रॉन, वैल्यू दे रखी है -0.77 वोल्ट, ठीक है। ये 2 वैल्यू आपको गिवन है। तो अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको निकालना है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। देखो आपको ट्रिक बताता हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल के साथ। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ पूछे ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ना SRP, जिसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ SRP, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रैप करके पूछा है। यहाँ पर आयरन +2 से +3 में जा रहा है, देखो ध्यान से देखना, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, दिख रहा है। अरे रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, +2 से +3 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे करोगे, +0.77 वोल्ट हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखो FeCN4 4 नेगेटिव, यहाँ पर भी आयरन पे चार्ज +2 आएगा, निकाल कर देख लो। और यहाँ पर चार्ज आएगा आयरन का +3, तो आयरन अभी भी +2 से +3 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना आएगा, +0.35 वोल्ट, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। आगे फंडामेंटल समझ में। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या चेंज करता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब मैं इस वैल्यू को हटा रहा हूँ, अब ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, SRP हो गया। चेंज क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर -3 कर दो और यहाँ पर -4 कर दो, गलती हो जाए तो बता देना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा सीधा, समझ में आ गई। देखो यहाँ आपकी बार चार्ज हो गया आयरन पे +3 और यहाँ पर चार्ज हो गया आयरन पे +2, ठीक है। SRP वैल्यू आ गई। अब उल्टा कर दो, यहाँ पर तो +3 से
+2 से +3 और यहाँ +3 से +2, इलेक्ट्रॉन कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं आएगी, अब वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, अब देखो चेंज कर लिए, अब डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है, SRP की जो वैल्यू होती है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब SRP किसका ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो हाइयर इज द SRP हाइयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं, ये पकड़ो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब दो हो सकते हैं ना, आयरन +2 होगा, आयरन +3 होगा, लेकिन देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं, खुद अपने आप को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो अब मेरे को बताओ आयरन +3 का आयरन +2 में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो आयरन +3 हैज ए टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ इनटू आयरन +2, सो दैट्स व्हाई आयरन +3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आ गया फंडामेंटल समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन +3। आयरन +3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को फ्रेम करना है मेरे भाई, समझना है, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में ले आओ। ठीक है, या फिर ये भी समझना आए तो एक क्वेश्चन और फंडामेंटल आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, समझना पड़ेगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाता, अरे ये SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे समझ जाते ना। अरे भाई हमेशा एक ही चीज़ के पल्ले बांध के मत बैठो, क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखो। भाई जब हमें कॉन्सेप्ट पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको वैल्यू क्या गिवन थी, पहले वैल्यू गिवन थी आपको -0.35 वोल्ट और ये -0.77 वोल्ट, ये गिवन थी ना। तो अब यहाँ पर देख लेते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम किसकी थी, इसी की तो थी, आंसर वही आएगा घूम फिर के, इसी की थी। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका चेक करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए। अब रिड्यूस तो वो होगा ना जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से आई है। अब आयरन +2 रिड्यूस थोड़ी होगा, आयरन +3 रिड्यूस होगा। समझ में आ गया, तो आंसर कम्स आउट टू बी आयरन +3। ऐसे क्वेश्चन को समझना है, फंसना नहीं है। तभी तो मैं प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच लेता हूँ। प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच लेने का मतलब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने का मतलब मेरा बाकी यूट्यूब चैनल की तरह नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए और आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है। मेरा PYQ से अप्रोच होता है कि मैं आपको और कॉन्सेप्ट पर लेकर जाऊँ ताकि उन कॉन्सेप्ट के थ्रू आप आगे इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन ट्रैप करके और अलग तरीके से पूछ लिया गया तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी डेफिनेटली हेजिटेशन फील ना करो और क्वेश्चन को चुटकी भर में सोल्व कर दो विदाउट एनी टाइम काइंड ऑफ टेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑन योर स्क्रीन। हाँ देखिए, ये बैटरी के ऊपर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिफरेंट ले रहा हूँ। ये बैटरी के ऊपर क्वेश्चन है, देखो कॉलम 1 कॉलम 2 में दे रखे हैं। पहला दे रखे हैं लेक्लेंचे सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, मर्करी सेल। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा करवाया नहीं है, कॉमर्शियल सेल का, लेकिन आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बड़ा ध्यान से समझना। देखो सेल 3 टाइप की होती है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल वो होती है द सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज, ऐसी सेल जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते, एंड दे बिकम डेड ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद डेड हो जाती है, उनको बोलते हैं प्राइमरी सेल। जैसे प्राइमरी सेल में क्या आएगी, ड्राई सेल, प्राइमरी सेल में क्या आ जाएगी आपकी ड्राई सेल, और ये ले सकते हैं, और आपका जिंक मरकरी सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मरकरी सेल। उसी प्रकार जो सेल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जिनको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जिनको विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। जिससे आपकी इन्वर्टर में बैटरी यूज होती है, लेड स्टोरेज बैटरी और एक निकल कैडमियम बैटरी, ये दोनों किस में इस्तेमाल होती है, निकल कैडमियम सेल, सेकेंडरी सेल। और एक फ्यूल सेल होती है स्पेशल, विच इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। जो स्पेस के प्रोग्राम्स होते हैं लॉन्चिंग के अंदर, उनमें यूज होते हैं, वो होते हैं फ्यूल सेल। क्या होते हैं, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है, दस इट इज डिफाइंड एज ए सेल इन विच द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जो एनर्जी फ्यूल के कंबस्शन से ऑब्टेन्ड होती है, दैट एनर्जी
इट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, फ्यूल सेल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। एंड दिस फ्यूल सेल इज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। और इसका एक प्रोडक्ट जो होता है ना वो वाटर बनता है, एंड वाटर इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर जाते हैं उनके ड्रिंकिंग पर्पज में काम आता है, क्योंकि फ्यूल सेल का जो एक प्रोडक्ट होता है वो वाटर भी बनता है, एंड दिस वाटर इज द प्योर स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फ्यूल सेल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। फ्यूल सेल एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कोज नहीं करती, और एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, लगभग 83%। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट वेस्टेड। ठीक है, और एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, GH बोलते हैं उसको। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है डेल्टा G अपॉन डेल्टा H। इसको याद रखना, जी हाँ ऐसे याद रखना, GH, तो जी हाँ से याद रखना। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल निकालने का फार्मूला। मान लो आपको डेल्टा G की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, तो आप फ्यूल सेल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, लेकलेंचे सेल। अरे भाई लेकलेंचे सेल एक प्रकार से डैनियल सेल को बोलते हैं। ठीक है, तो लेकलेंचे सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है, जो आप रिएक्शन 4 दे रखी है ना आपकी, रिएक्शन एट एनोड जिंक से जिंक +2। लेकलेंचे सेल में जो जिंक का कंटेनर होता है, लेकलेंचे सेल में जिंक का कंटेनर होता है, और जिंक का कंटेनर एनोड का काम करता है, तो रिएक्शन होती है एनोड पर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका एक कॉलम जो है फर्स्ट वो तो मैच करेगा 4 से, रिएक्शन एट एनोड। आगे बढ़ो, निकल कैडमियम सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निकल कैडमियम सेल क्या करता है, रिचार्जेबल है। भाई निकल कैडमियम सेल क्या है, निकल कैडमियम सेल सेकेंडरी सेल है, और निकल कैडमियम सेल सेकेंडरी सेल है तो ये क्या होगी, रिचार्जेबल। तो आपका बी कॉलम मैच करेगा 3 से, बिल्कुल ठीक है। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में देखो कॉलम 5, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ द कंबस्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल क्या करती है, जो कंबस्शन ऑफ फ्यूल से एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये भी बता दिया मैंने। और फ्यूल सेल का ऑप्शन ऊपर कॉलम 1 भी मैच करेगा, क्योंकि इसमें सेल रिएक्शन वाटर प्रोडक्ट बनता है, 2H2 + O2 वाटर बन रहा है ना, विच इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। तो आपका जो कॉलम 1 के अंदर सी ऑप्शन है फ्यूल सेल, वो 2 से मैच करेगा, फर्स्ट से भी और 5th से भी, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में मर्करी सेल, मर्करी सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी वोल्टेज थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहती है 1.35 वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मर्करी सेल हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट थ्रू आउट द लाइफ। पूरे लाइफ वोल्टेज इसकी सेम रहती है मर्करी सेल की, कारण बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन। जब हम एनोड पर रिएक्शन हो रही है, एक कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं ना, तो जो ओवरऑल रिएक्शन आती है उस ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन ही नहीं आता। अब कोई आयन ही नहीं आ रहा तो कोई नेट सेल रिएक्शन नहीं होती है, तो ओवरऑल इसलिए इसका कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। तो फिर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, द मर्करी सेल हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज 1.35 वोल्ट थ्रू आउट द लाइफ, कारण बिकॉज नो आयंस आर इन्वॉल्व्ड इन ओवरऑल नेट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहा है हाउ लॉन्ग। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन वाइज नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, आपका आंसर बताना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, सॉरी ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड एट STP इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अरे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, पहली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। करंट पास किया गया है 16 मिनट के लिए, 1 एम्पियर करंट, देखो लिख रखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। भाई एक्वस कॉपर सल्फेट होता है ना, एक्वस कॉपर सल्फेट, उसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो आपको याद रखना है कॉपर सॉलिड ये तो डिपॉजिट होता है कैथोड पे, कॉपर किस पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस निकलती है एनोड पे, ऑक्सीजन गैस निकलती है एनोड पे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कह रहा है ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम निकलेगा एनोड पे STP कंडीशन में, जब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं 1 एम्पियर करंट के साथ और 16 मिनट के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई इट, करते हैं इसको ट्राई। चलिए देखिए कारण क्या है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, इसमें भाई वेट निकाल लो, क्या निकाल लो, वेट निकाल लो। भाई ऑक्सीजन का कितना वेट इवॉल्व आउट होगा, पहले निकाल लो वेट
ऑफ ऑक्सीजन इवोल्ड एट एनोड। बच्चे घबरा जाते हैं, वॉल्यूम को सुनकर घबरा गए। अरे वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो ना, एसटीपी कंडीशन है, मोलर वॉल्यूम लग जाएगा। आप पहले वेट निकाल लो। देखो वेट का फार्मूला है, बताया था मैंने डायरेक्ट, AIT/NF। गलती होती नहीं है। वेट निकालने का फार्मूला लगा दो, AIT/NF लगाओ। ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? अरे जल्दी बोलो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 32। कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32 होता है। जल्दी बोलिए, देखिए क्या आएगा। W निकालना है भाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तो वैसे 16 होता है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो n फैक्टर की वैल्यू 2 आती है। लेकिन अब सुनो, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल डिसॉल्व आउट हो रहा है। अब कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में जैसे हाइड्रोजन है, वाटर है, उसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा? 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही रिएक्शन बनेगी। H2O इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर 2H पॉजिटिव, भाई H पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाते हैं, लेकिन कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए कैथोड रिड्यूस होता है कैथोड के ऊपर, ठीक है, कॉपर रिड्यूस होता है। लेकिन वाटर में ऑक्सीजन के देखो यहाँ पर 1 मोल बन रहा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, यहाँ पर हाफ O2 मोल है, तो यहाँ अगर देखो हाफ O2 को O2 करोगे तो यह हो जाएगा 2H2O। भाई 2H2O के अंदर आएंगे ऑक्सीजन का 1 मोल तो, लेकिन 2H2O करोगे तो यहाँ पर 4H पॉजिटिव हो जाएंगे। 2H2O करोगे तो कितना हो जाएंगे? 4H पॉजिटिव, और 4H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे? 4। ध्यान रखना, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस भी होगी। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट लेंगे तो 16 नहीं होता, 32 होता है। तो यहाँ पर या तो 16/2 कर दो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, या फिर मोलिकुलर वेट कर पुट करोगे तो 32/4 आ जाएगी। n की वैल्यू 4, तो घूम फिर के आना वही है 4। F की वैल्यू 96,500, बिल्कुल ठीक है। अब टाइम दे रखा था, 1 एम्पियर करंट था आपका, निकालिए क्वेश्चन को। हाँ 1 एम्पियर करंट था और 60 मिनट्स के लिए, 16 मिनट के लिए, तो 16 मिनट क्या होता है? 16 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्ड आउट जब आप करते हो, देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 4 चौक 16, ठीक है, 32 चौके 128, और ये भी कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ इसको सोल्ड आउट कर लोगे तो आप 0.08 ग्राम आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा? 0.08 ग्राम। यहाँ से इतना तो निकल गया। अब वॉल्यूम निकालना है, वेट से क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। लेकिन आपको देखो एसटीपी कंडीशन गिवन है, एसटीपी कंडीशन गिवन है, तो आपको लगाओ, दिमाग लगाओ ऑक्सीजन का। भाई आपको पता होगा किसी भी गैस का 1 मोल, याद करो, किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22,400 ml, यानी कि 22.4 लीटर। आगे फंडामेंटल समझ में? देखो अब लगाओ, अब गैस का 1 मोल का मतलब उस गैस का मोलिकुलर वेट, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम O2 के अंदर, याद आ गया भाई। 1 मोल ऑफ द गैस क्या होता है? 1 मोल ऑफ द गैस इज द ग्राम मोलिकुलर मास। कॉन्सेप्ट लगाओ, मोल कॉन्सेप्ट, काम आएंगे फंडामेंटल आपके। 1 मोल ऑफ द गैस का मतलब है 32 ग्राम। 32 ग्राम क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास। तो 32 ग्राम के अंदर कितना मोलिलीटर है? 22,400 मिलीलीटर। 1 ग्राम में कितना होगा? डिवाइडेड बाई 32, और कितने में निकालना है? 0.08 ग्राम में। तो 0.08 ग्राम में कितना वेट है, वॉल्यूम आएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.08। ये पॉइंट हटाओगे, 0.08 का पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। 4 8 32, ठीक है, और कितने पे जाएगा? 224/4, 56 ml आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन कर देंगे। हाँ तो इसका आंसर आएगा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, हॉट लेवल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये पूछ रखा था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, मिलीलीटर में निकालना था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे होता है ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड इन मिलीलीटर, तो आंसर इसका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर होता 56। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आने लायक भी हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और आप ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
किया क्या है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऑक्सीजन रिलीज हुई है, आपको वॉल्यूम पूछ रखा था तो पहले ऑक्सीजन का वेट निकाल लिया। वेट निकालने के लिए AIT/NF, तो ध्यान रखना है आपको ऑक्सीजन का जब 1 मोल रिलीज होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। तो 32 बट मोलिकुलर वेट तो 32, एन की वैल्यू 4, तो पुट किया, वेट आ गया 0.08 ग्राम, तो मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया, वेट से हमें क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस नहीं, जेई एडवांस लेवल पे आएगा क्वेश्चन ये तो। कि अब देखो मैं सारे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है ना, कभी हल्की प्रॉब्लम ले रहा हूँ, कभी लार्ज प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तो आपको ये फील ना हो कि क्वेश्चन इजी ले रहे हैं सर। क्वेश्चन सारे लेवल के लेंगे, नीट के भी, जेई मेंस के भी, जेई एडवांस के भी, तो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर विल बी सो मच इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पर कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, कह रहा है ई नोट की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.34 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH = 14। अब कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, EMF स्टैंडर्ड तो दे रखा है, अरे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34, ये कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, लेकिन कह रहा है एट pH = 14। अब ये बात ये हजम नहीं होगी काफ़ी बच्चों को, तो इस रिएक्शन में pH का रोल क्या है। अब कह रहा है फॉर द अबोव कपल KSP की वैल्यू दे दी। अरे वाह क्या अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। KSP दे दिया, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है, कितना है 1 × 10⁻⁻19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, KSP आपको गिवन है, तो आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड से कॉपर की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। कब मिल जाएगी, क्योंकि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक फार्मूला होता है, KSP निकालना है ना, आपको क्या निकालना है, KSP निकालना है। तो KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला होएगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयन, बिल्कुल ठीक है भाई, KOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा, कॉपर +2 और 2OH नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट होगा 2OH नेगेटिव। तो OH की कंसंट्रेशन, ठीक है, OH की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी आपकी KSP की वैल्यू, या इसकी कंसंट्रेशन को 2 कर दें, 2OH और ऊपर क्या चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से कॉपर की कंसंट्रेशन निकालनी है हमें। बात यहाँ पर हजम नहीं होती कि pH का क्या रोल है इस रिएक्शन के अंदर, और अगर आपको ये निकालना है तो पहले भाई लगाओ नॉन इक्वेशन। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कह रहा है आपको ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर दे रखा है, आपको कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है pH = 14 पर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले नॉन इक्वेशन अप्लाई करो। नॉन इक्वेशन कहती है अकेले कॉपर आयन के लिए, कॉपर +2 से कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, -0.059/2 आएगा। कितना आएगा, 0.059/2, क्योंकि n फैक्टर कितना है, 2 है, और log 1 कॉपर +2 आयन। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। आगे इसको सोल्व आउट करते हैं। ये वैल्यू देखो आपको गिवन है, ये वैल्यू कितनी गिवन है, 0.34 -0.059/2 log 1 अरे कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन कहाँ से लाओगे, इसके लाए बिना तो आपका ये नहीं निकलेगा। ये फाइंड आउट कैसे करोगे, तो आपको पहले चाहिए कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन, कॉपर +2 आयन, तो वो कैसे निकालोगे। देखो आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे रखा है न्यूमेरिकल में, वो हिंट है कि pH की वैल्यू 10 की, pH कितना है, 14 है, pH कितना है, 14 है, और pH अगर 14 है तो मेरे भाई अब दिमाग लगाओ, कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में तो यहाँ पर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, देखो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻14 मोलर। अरे pH अगर 14 है तो pH अगर 14 है तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁻14 मोलर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाटर का अलग से लगाओ, तो वाटर का होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन
मल्टीप्लाई बाई OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -14। और इस पॉइंट को बोलते हैं, कितने लोगों को पता है, इसको KW बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। बोलते कि नहीं बोलते? अरे आ गया फंडामेंटल समझ में, इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर बोलते हैं। देखो अब अप्लाई करके दिखाता हूँ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन 10 की पावर -14 ही होती है, और इसको बोलते हैं KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। आ गया फंडामेंटल समझ में? अब देखो दिमाग लगाओ, आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन तो गिवन है ना 10 की पावर -14। देखो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन गिवन है 10 की पावर -14, और तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकल जाएगी यहाँ से, ये भी कितना है 10 की पावर -14। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1 है भाई, ये भी 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो 10 की पावर -14 आएगा। तो ये पीएच देने का हिंट था। इस पीएच से मैंने क्या किया, इस पीएच से एक फंडामेंटल लगा दिया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर का, और उससे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन गिवन थी तो मैंने OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकाल दी ना। अब KSP का फार्मूला लगाओ। KSP का फार्मूला क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए कॉपर +2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई 2 OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और उसके पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो KSP की वैल्यू दे रखी थी 10 की पावर -19, इट इज इक्वल टू कॉपर +2। अब ये उतनी आएगी वैल्यू, ये वैल्यू उतनी आएगी, ठीक है। देखो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, आपकी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से कॉपर +2 की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, सीधा सॉल्व हो गया। तो कॉपर +2 आ गया आपका 10 की पावर -19। अगले अब आगे तो हलवा हो गया क्वेश्चन, कर दो सॉल्व। देखो ये एक तरीका होता है, 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर ले जाना है, तो 10 की पावर -19 को ऊपर ले आओ, लेकिन ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.34 प्लस ये आंसर कितना आएगा 0.0295, 2 से डिवाइड करने के बाद, और log 10 की पावर -19 कितना होता है -19, log 10 की पावर -19 कितना होता है -19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको 19 से मल्टीप्लाई करो, इसलिए से घटा देंगे तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आपको फ्रेम करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इंटरेस्टिंग, हाँ नेक्स्ट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आ गया अगला जेईई मेंस की प्रॉब्लम, ये भी जेईई मेंस की प्रॉब्लम है। बाकी स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो नीट की थी, हल्की फुल्की। अब थोड़ी जेईई मेंस की हार्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और पार्ट 2 भी जरूर देखना मेरे भाई। पार्ट 2 के अंदर मैं और अच्छी प्रॉब्लम्स लूंगा, क्योंकि इन दोनों पार्ट के बाद तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर पूरी कमांड आ जाएगी, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं छोड़ रहा हूँ नीट में, एस्पिरेंट जरूर देखना, अरिहंत के 32 ईयर्स की प्रॉब्लम्स की जरूर देख लेना, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम मैंने मिस की हुई है, अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम आपसे हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, द ईएमएफ ऑफ द सेल जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव और आयरन +2 से आयरन 298 केल्विन पर दे रखी है, ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईएमएफ की वैल्यू गिवन है आपको इस रिएक्शन में। देखो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल -0.059/n log ऑफ, देखो यहाँ पर जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव और आयरन +2 से आयरन, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और आयरन की कंसंट्रेशन नीचे आएगी। इतना बात ध्यान रखा करो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो जे ऑक्सीडेशन जिंक के ऊपर आएगी, जिंक +2 की, और आयरन +2 की क्या आएगी, नीचे आएगी। ये तो हो गई इसकी नॉनस्टिकेशन। और ईएमएफ की वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है इसका क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम पूछी है जेईई मेंस ने। अरे आपको निकालना क्या है पता है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप पता है किसके साथ है, log k का रिलेशनशिप है n ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059, इसके साथ रिलेशनशिप है। तो आपको k निकालना है ना, तो ई नॉट ऑफ सेल चाहिए। एग्जामिनर ने ई ऑफ द सेल गिवन दे रखा है, देखो लिख रखा है ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0.2905, ये गिवन है 0.2905। न्यूमेरिकल को पढ़ो, ये गिवन है आपको, सेल का ईएमएफ दे रखा है। तो यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल निकाल लोगे, तो एन की वैल्यू 2 हो गई,
भाई एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। ये वैल्यू भी गिवन है, देखो जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.01, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन देखो न्यूमेरिकल में 0.01 रख दिया। आयरन प्लस 2 कंसंट्रेशन देखो 0.001, 0.001 बिल्कुल ठीक है। आगे फंडामेंटल समझ में ये आ गया। अब यहां से सोल्ड आउट करते हैं, देखो 0.01 और 0.001, 0.01 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2 और 0.001 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +3, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। 10 की पावर -2, 10 की पावर 3 कितना आ गया 10। log 10 क्या होता है 1, सब कुछ घटता जा रहा है, समझ में आ गया। अब यहां पर आ गया हमारा फाइनल। अब फाइनल यहां पर आ गए तो पुट करो, देखो क्या निकालना है ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल आपका क्या आएगा, ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, 0.2905 प्लस 0.09/2, ठीक है। ये आ गया आपका। सोल्व कर लें इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आएगा आपका ई नॉट ऑफ सेल आएगा 0.2905 प्लस ये कितना होता है 0.0295, दोनों को ऐड करते हैं, देखो 0.2905 डिवाइड बाय प्लस 0.0295, 5 क्या हो गया 0, 9 और 1 ये भी 0, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 0.30 कितना आ गया ये 0.32 आ गया। ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई 0.32, 0.32 इज द ई नोट ऑफ द वैल्यू। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप चलाऊं मैं, एक की गलती हुई तो मेरे को बता दो, ठीक है। यही था ना भाई, ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन था, अगर मेरे को रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो मेरे को ई नोट ऑफ सेल चाहिए। तो ई नोट ऑफ सेल को मैंने छोड़ दिया, एन की वैल्यू 2, यहाँ पर क्या था लॉग जिंक 2 पॉजिटिव और आयरन +2 की कंसंट्रेशन दोनों मैंने पुट कर दी न्यूमेरिकल से, तो आपका log 10 आ गया था, log 10 यहाँ पर 1 हो गया था, तो ये फाइनल या माइनस आके इधर प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया आपकी ई नोट की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पर पुट करो एन की वैल्यू, तो ई नोट की वैल्यू 0.32 डिवाइडेड बाई 0.059 आ गए यहाँ पर समझ में। तो log k निकाल लो, यहाँ से k कैसे निकालोगे, अरे log k से k निकालना है। देखो आपकी log k की वैल्यू आ गई 2 इंटू 0.32 डिवाइड बाई 0.059, ठीक है। अब 0.059 को 2 से डिवाइड कर दो, इनको 2 से डिवाइड करेंगे 0.059 हो जाएगा 0.0295, 0.0295 ये आ गई log k की वैल्यू। अब k क्या आएगा, एंटीलॉग ले लो, k निकालना है तो एंटीलॉग लो, एंटीलॉग लोगे तो बेस की पावर 10 और 10 की पावर चली जाएगी ऊपर 0.32 डिवाइड बाई 0.0295, ये आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी 10⁻0.32 डिवाइडेड बाई 0.0295, बताओ आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत अच्छा मजा आया, मेरे को भी करने में मजा आया, आपको समझने में मजा आया होगा। इफ़ यू रियली लाइकिंग दीज प्रॉब्लम्स हिट द लाइक बटन, एंड इफ यार चैनल पे नए भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और हमारा क्रैश कोर्स का 75वां लेक्चर है, जो आप मेरे सेक्शन को स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, 12 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स सेशन, और वी आर गेटिंग मास्टरी इन केमिस्ट्री अगेन डे बाई डे हम मास्टरी लेते जा रहे हैं। क्योंकि पहले ऑर्गेनिक कवर की हमने, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली चैप्टर्स कवर किए, ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कमांड लेकर आ रहे हैं। और आगे आगे देखना फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी डेफिनेटली कमांड होगी। और अब तो हम लेक्चर रेगुलरली डे बाय डे लेने लग गए हैं, एक भी दिन स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको लेक्चर डेली देखने हैं और पूरे लेक्चर देखने हैं, ठीक है। तो log k की वैल्यू आपकी मिल गई, ये आंसर आ गया। log k है, एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग से log कैंसिल हो गया, और इसका एंटीलॉग लेंगे तो बेस की पावर 10 होती है, 10 की पावर ऊपर चली जाती है, ये बताना ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको याद रखना है। 10 की पावर चली जाती है, काफ़ी बच्चों को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन ध्यान रखेंगे। और ln लेते हैं ना तो एक्सपोनेंशियल की पावर होती, अगर यही log k की जगह ln k होता ना
ये क्वेश्चन देखो, अगर log k की जगह ये ln k होता और ये आंसर आता आपका 0.32 डिवाइड बाई 0.0295, तो ln k का उल्टा होता है, यहाँ तो k और फिर आता है एक्सपोनेंशियल की पावर 0.32 डिवाइड बाई 0.0295। ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 इसी कन्फ्यूजन को देने के लिए क्या गया है, ताकि बच्चा ऑप्शन 1 को टिक करके आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, log गिवन हो तो 10 की पावर में आएगा और ln गिवन हो तो एक्सपोनेंशियल की पावर में आएगा आंसर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन log से सोल्व किया ना हमने तो 10 की पावर में आएगा आंसर। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बतानी बहुत ज़रूरी है, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं हमेशा। अगला देखो, हाँ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक जितनी प्रॉब्लम डिस्कस की है उनसे सबसे हटके है, और ये कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन सेल का। कंसंट्रेशन सेल क्या होती है, देखो कंसंट्रेशन सेल आपको गिवन है। कंसंट्रेशन सेल में मेटल आयन एक ही होता है। मेटल आयन ऐसे होता है, जैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप कि कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 में आ गया एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्ट भी लगा दी, कॉपर +2 एक्वस से फिर कॉपर सॉलिड में आ गया। अब बात आई, ये कंसंट्रेशन C1, ये कंसंट्रेशन C2। तो ध्यान रखना, जब एक ही मेटल आयन गिवन हो ना तो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो दो अलग अलग मेटल आयन होते हैं, फर्क इतना है कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों आयन मेटल के सेम मिलेंगे आपको। कॉपर से एक बार मेटल से मेटल 2 पॉजिटिव, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन मिलेगा। लेफ्ट साइड वाले को C1 मानना है कंसंट्रेशन, राइट वाले को C2 मानना है। और ध्यान रखना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल के बारे में एक बहुत ही खास बात आपको बता दूं, सेल का E0 0 होता है, E0 ऑफ सेल 0 होता है, क्योंकि दोनों तरफ मेटल आयन सेम ही है। अब मेटल आयन सेम है तो जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे आएगा उतना ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर भी आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो E0 ऑफ सेल आपका 0 आएगा। तो इसमें डायरेक्ट आपका EMF ऑफ द सेल क्या आएगा, EMF ऑफ द सेल आएगा, देखो E0 ऑफ सेल तो 0 है, माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्या करते हैं, इसमें कंसंट्रेशन करते हैं C1 अपॉन C2। भाई पहले इसका ऑक्सीडेशन हुआ, भाई लॉजिकली तो बात ये आती है, पहले ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन यानी कि लेफ्ट साइड में क्या आता है, कॉपर से कॉपर +2, यानी कि पहले C1 लिखते हैं और फिर C2 लिखते हैं, यही बात आएगी। लेकिन अब मेरे बात सुनो मेरे भाई, यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो ये वैल्यू माइनस तो नहीं आ सकती। तो अब क्या करेंगे, EF ऑफ द सेल क्या आएगा, अगर इस माइनस साइन को मैं प्लस में कन्वर्ट करूं तो C2 ऊपर चला जाएगा, C1 नीचे जाएगा, C2 यहाँ जाएगा और C1 यहाँ जाएगा। तो आपका फाइनल फार्मूला है 0.059 अपॉन n log C2/C1। इस फार्मूले को लिख लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल की EMF निकालने का फार्मूला है 0.059 अपॉन n, E0 0 होता है, पुट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई n फैक्टर log C2/C1। और C2/C1 में ध्यान रखना, C2 इधर होगा, C1 इधर होगा, पहले राइट साइड का फिर लेफ्ट साइड का, R/L ऐसे याद रखना है, राइट का पहले लेफ्ट का नहीं बाद में, यानी कि R अपॉन L ऐसे याद रखो ट्रिक, ठीक है। तो अब गलती नहीं होगी। अब क्वेश्चन को पढ़ो, लगाओ दिमाग, ये रहा, फॉर द कंसंट्रेशन सेल M से M पॉजिटिव एक्वस दे रखा है। अब इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, देखो क्वेश्चन में यही चेंज करता हूँ, M से M पॉजिटिव तो कॉपर की जगह हो गया M, बहुत आसान है। M से M पॉजिटिव तो M कॉपर 2 पॉजिटिव की जगह हो गया M पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 तो C1 की वैल्यू आ गई 0.01, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो, सॉल्ट ब्रिज M पॉजिटिव कौन हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C2 कितनी दे रखी है 0.1, देखो न्यूमेरिकल को देखते जाओ ऊपर स्टेटमेंट में 0.1 होगी, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है सेल का EMF निकालो, क्या निकालो, सेल का EMF, बहुत आसान है। देखो ये रहा क्वेश्चन, EMF ऑफ द सेल निकालना है 0.059। अब देखो M पे पॉजिटिव है, मेटल पॉजिटिव लिख रखा है, मेटल पॉजिटिव। अब मेटल पॉजिटिव तो N की वैल्यू तो 1 हो गई, N की वैल्यू तो 1 हो गई, log C2/C1 की वैल्यू पुट करो 0.1 डिवाइड बाई C1 0.01, ठीक है। तो 10 आएगा ये तो कितना आएगा, ये 10 तो आएगा, 0.1 कितना आएगा 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, अरे log 10 की वैल्यू 1 ही तो होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू भी कट गई। अब बात आती है कि सेल का EMF तो ये आ गया,
अरे सेल का ईएमएफ कितना आ गया, 0.059 आ गया। अब एक दिमाग लगाओ, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था मैंने कहा था 0.05 RT/F, 0.203 RT/F। जब इसको सोल्व करते हैं ना, यानी कि 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन होता है और फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम्ब होता है। इस पूरी वैल्यू को जब सोल्व करते हैं ना, ये वैल्यू आपकी 0.059 ही आती है। तो इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये वैल्यू। तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आ गया, 2.303 RT/F। दैट्स इट। आया मजा? डेफिनेटली ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2.303 RT/F। आया कि नहीं आया मजा? ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस पूछता है, जेई मेंस, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ सोल्व नहीं करना, आपको फंडामेंटल्स लगाने हैं, बेसिक्स लगाने हैं। और बेसिक कब क्लियर होंगे, जब मैंने बोला था मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेसिक लेक्चर क्यों बनाया मैंने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, और वो कैसे काम करता है, कब कैथोड मानेंगे, कब एनोड मानेंगे, कब एनोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये सारे फंडामेंटल इसलिए क्लियर किए ताकि नेक्स्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो बेसिक लेक्चर लेने का मतलब ये नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हैं। नितेश सर टाइम पास कभी नहीं करते, वो सारे फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो डेफिनेटली आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो कंसंट्रेशन सेल निकालने का फार्मूला है ई ऑफ द सेल 0.059/n log C2/C1। C2/C1 क्या होता है, पहले राइट की फिर लेफ्ट की, राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, ये आंसर है इसका। ई नॉट ऑफ सेल कंसंट्रेशन सेल के लिए 0 होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल आयन क्या होता है, सेम होता है। आगे डेफिनेटली समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज आल्सो द जेई मेंस प्रॉब्लम। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 298 केल्विन पर गिवन है आपको। मैग्नीशियम का दे रखा है, जिंक का दे रखा है, आयरन का दे रखा है। 4 स्टेटमेंट गिवन है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि चारों स्टेटमेंट पे दिमाग लगाएंगे, और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा चारों स्टेटमेंट पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन हलवा है, मिनट में पढ़ते ही सोल्व होगा। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम में जा रहा है, जिंक +2 से जिंक में जा रहा है, और आयरन +2 से आयरन में जा रहा है। तीनों की वैल्यू है -0.44 वोल्ट, -0.76 वोल्ट और -2.84 वोल्ट। ठीक है, नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट तो सारी पढ़ने में लगेगी कि जिंक कैन रिड्यूस मर्करी, आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन कैन रिड्यूस मर्करी, ये सारा स्टेटमेंट है। ट्रिक बताऊं, सीधी ट्रिक भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया था SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे एक चीज़ याद रखो, कभी ज़िंदगी में गलती हो जाए तो मेरे को आके बोल देना कि नितेश सर आपका फंडामेंटल लगाया ऐसे क्वेश्चंस पे और हमारा गलत आ गया। गलत आएगा ही नहीं मेरे भाई, ऐसे ट्रिक्स में लेके आता हूँ। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी कम होगी, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, आयरन का है। देख लो यहाँ पर आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तीनों में, माइनस वैल्यू ना सबसे ज़्यादा इसका है। अब आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, तो आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आयरन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पे आ जाओ भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इटसेल्फ, दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब आयरन जो है ना वो मैग्नीशियम और जिंक दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जल्दी चेक कीजिए। पहले दूसरा तो आप देखो यहां पर बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बहुत अच्छा यहां पर पजल है। देखो SRP वैल्यू आयरन की सबसे ज़्यादा है, आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो सकता है। मतलब आयरन मैग्नीशियम और जिंक दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है।
दोनों को। अब देखो ऑप्शन बी में कह रहा है आयरन कैन रिड्यूस बोथ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, रिड्यूस थोड़ी कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब उल्टा लगाओ, जिसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे, एसआरपी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, एसआरपी की वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दिमाग दोनों तरफ से लगाओ, एक से नहीं हो रहा तो दूसरे हो जाएगा। एसआरपी की वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका एसआरपी सबसे अब एसआरपी सबसे ज़्यादा किसका है, अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब दूसरों को रिड्यूस सबसे ज़्यादा कौन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। देखो सबसे कम एसआरपी वैल्यू मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम का एसआरपी वैल्यू सबसे लो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का सबसे कम है। अब एसआरपी सबसे कम है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम वो जिंक और आयरन, जिंक और आयरन दोनों को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कैन रिड्यूस बोथ जिंक एंड आयरन। आ गया फंडामेंटल समझ में, मैग्नीशियम जिंक और आयरन दोनों को रिड्यूस कर सकता है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको याद रखना है, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं होगी आपके साथ एग्जाम के अंदर, तो ये आपको फंडामेंटल याद रखना है, ठीक है। अगर एक टर्म से नहीं हो रहा है तो दूसरे टर्म पे चले जाओ। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पता चल जाता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो सकता है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रिड्यूसिंग एजेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। इसका मतलब वो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। इन दोनों डाटा को लगाओ, आंसर इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अगली प्रॉब्लम देखो बिल्कुल इसके जैसी है, सोल्व करने में टाइम ही नहीं लगने वाला। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, 2019 का क्वेश्चन है नीट का ये। एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, सिल्वर +1 से सिल्वर, कॉपर पोटाशियम +1 से पोटाशियम और आयरन क्रोमियम, चारों की वैल्यू दे रखी है। मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम लगने वाला नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको चारों वैल्यू दे रखी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। एल्यूमिनियम +3 है, सिल्वर है, पोटाशियम है और क्रोमियम है। चारों की वैल्यू कितनी है, चलिए बोलो। चारों की वैल्यू है -1.66 +0.80, पोटाशियम है -2.93, माइनस है ये ध्यान रखना, और अगला है क्रोमियम -0.74। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये चार वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ये एल्यूमिनियम में जा रहा है, ये सिल्वर में जा रहा है, ये पोटाशियम में जा रहा है और ये क्रोमियम में जा रहा है। चारों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये रहा कॉन्सेप्ट कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, आपको कह रहा है रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अरे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का रिड्यूसिंग पावर से क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देख लो, बस आंसर वही जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसकी है, ये रहा पोटाशियम की है। पोटाशियम की एसआरपी वैल्यू सबसे कम है, तो पोटाशियम सबसे पीछे आएगा रिड्यूसिंग एजेंट में, सबसे पीछे आएगा। सबसे आगे कौन आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसकी है, रुक जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसकी है, आपकी पोटाशियम की, तो पोटाशियम सबसे आगे आएगा ना। पोटाशियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा भाई, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, सिल्वर की, तो सिल्वर सबसे कम आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जिसमें पोटाशियम हाईएस्ट है, सिल्वर सबसे कम है। ऐसे ही दिमाग लगा दिया करो। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी पोटाशियम हाईएस्ट है, सिल्वर सबसे कम है। अरे दो से पता लग जाता है, बच्चे दिमाग लगा के चारों को सोल्व करते हैं, केवल दो से पता लग जाता है, कई बार तो एक से पता चल जाता है। क्या किया है मैंने, कुछ भी किया है। ये कह रहा था एसआरपी वैल्यू गिवन थी, कह रहा था
रिड्यूसिंग एजेंट के रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसकी है? पोटाशियम की। सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? सिल्वर की। वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन? सिल्वर। पोटाशियम और सिल्वर किसमें, कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हल भी हो जाते हैं। आप दिमाग लगा के थक जाते हो। ठीक है, चलिए टाइम देख लेते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि पार्ट 2 भी बनाना है। बिल्कुल 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर हो गया, मतलब 70 मिनट का लेक्चर हो गया है। और 70 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खास 70 मिनट। इन 70 मिनट में जब तुम खेल गए, ऐसा खेल खेल जाओ कि दुनिया याद करे कि 70 मिनट का खेल था। चक दे इंडिया का डायलॉग है नहीं। चलिए अब देखो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वेरी लास्ट, फिर हम खत्म करते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की, एक्स दे रखी है। पोटाशियम सल्फेट की दे रखी है वाई, और एसिटिक एसिड की दे रखी है, सॉरी पोटाशियम एसीटेट की, पोटाशियम एसीटेट की दे रखी है जड़, पोटाशियम एसीटेट की दे रखी है जड़। आपको पूछी क्या है? ये निकालना है आपको एसिटिक एसिड के लिए। आसान है, कोलरा जल अप्लाई करना है, 20 बार बता चुका। आयंस पकड़ लो, आपको क्या निकालना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है। अब एसिटिक एसिड में कौन से आयन होते हैं? एक तो एसीटेट आयन यानी कि CH3COO नेगेटिव, और H पॉजिटिव आयन। आयन किस किस में आ रहे हैं? पहले एसीटेट आयन देखो किस में आएगा। एसीटेट आयन आएगा आपका ये रहा, पोटाशियम एसीटेट में। तो पोटाशियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी ऐड करो पहले, हो गया। प्लस H पॉजिटिव आयन किस में आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड में। अब बात समझने की ये है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव आयन 2 है, 2H पॉजिटिव आयन, और यहाँ चाहिए कितना है? 1 H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर प्लस तो कर देंगे, लेकिन 1/2 होएगा, लम H2SO4 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो ये हो गया। अब कौन से आयन बच गए? यहाँ पर पोटाशियम बच गया, यहाँ पर सल्फेट बच गया, तो यहाँ पर K2SO4 की माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो पोटाशियम एसीटेट में 1 पोटाशियम है, कितना है? 1 पोटाशियम, और वहाँ पोटाशियम कितना है? 2 पोटाशियम है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा, क्योंकि सल्फेट भी तो 2 से डिवाइड किया है। देखो 1/2 ऑफ सल्फेट, तो यहाँ भी होगा -1/2 ऑफ सल्फेट, कट जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आंसर हो गया। अब पुट कर दो वैल्यू। पोटाशियम एसीटेट क्या है? जेड आ गया, प्लस H2SO4 क्या है? एक्स आ गया, और x/2 आएगा ना, नीचे 2 भी तो है, और आपका K2SO4 क्या है? y, तो -y/2। देखो सोल्व कर दे इसको, z प्लस भाई x की पावर भी, x भी नीचे भी 2 आ रहा है, y के नीचे भी 2 आ रहा है, तो इसको कर देते हैं x - y/2, z प्लस x - y/2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। देखो इजी था ये तो, x - y/2 प्लस z। आ गया आंसर समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? अरे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हल हो जाते हैं, क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना था। ये आयन जिसमें आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। एसीटेट आयन किस में आ रहा था? पोटाशियम एसीटेट में, तो जेड रख दिया, प्लस H पॉजिटिव आयन किस में आ रहा था? H2SO4 में। अब H2SO4 में 2 आयन आते हैं H2, और यहाँ पर 1 चाहिए, तो +1/2 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, कौन सा बच गया वो देख लिया करो भाई। इसमें देखो ये था तो एसीटेट आ गया, H था H आ गया, तो ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, बच कौन से गए? पोटाशियम और सल्फेट बच गए, तो पोटाशियम सल्फेट माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे आंसर हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मान ले आपसे कह दे ये दे रखा है HNO3 X, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नाइट्रिक एसिड की दे रखी है। फिर आपसे कह दे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaOH की दे रखी है Y, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaNO3 की दे रखी है Z। तो आपसे कह दे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो वाटर के लिए। किसके लिए? वाटर के लिए। बहुत आसान है, ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है,
ये वाटर है, ठीक है। कितने लोगों को पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस बेस, इससे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो वाटर के अंदर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किससे आएगी? वाटर में दो आयन होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये होते हैं ना। H पॉजिटिव आयन कहाँ से आएगा? नाइट्रिक एसिड से, X कर देंगे, प्लस OH नेगेटिव आयन कहाँ से आएगा? NaOH से, प्लस Y कर देंगे। आपका बच कौन गया? यहाँ से बन गया NO3 बच गया, यहाँ से Na बच गया, तो Z माइनस कर देंगे, माइनस Z, ये आंसर आ गया। ऐसे हल हो जाएंगे क्वेश्चन, समझ के चलो, समझ को समझो, तभी आपके न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2, लेक्चर 4 का पार्ट 2, वो भी हमारी नीट और जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम रहेंगी। इस अब तक के लेक्चर में हमने लास्ट 10 ईयर की प्रॉब्लम पढ़ ली है। अब ये नहीं कि पार्ट 2 इंटरेस्टिंग नहीं होगा, पार्ट 2 के अंदर और भी अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो एंड हिट द लाइक बटन इफ यू आर रियली लाइकिंग द लेक्चर्स। और प्रीवियस पिछले आपको लेक्चर सारे देखने हैं, केमिकल काइनेटिक्स के भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी, चाहे बेसिक लेक्चर हो चाहे एडवांस लेक्चर हो, भाई सब कुछ देखो। और जरूरी नहीं है नीट का कैंडिडेट जेईई मेंस की प्रॉब्लम ना करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जेईई मेंस का कैंडिडेट नीट की प्रॉब्लम ना करे। दोनों प्रॉब्लम मिलके करो, ताकि आपके पूरे चैप्टर पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर या किसी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, आई एश्योर यू आई विल यू मेक टू फॉल इन लव विद केमिस्ट्री एंड डेफिनेटली यू विल गेट मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री विद NDS सर। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हर हाल में पाना है।